नमस्कार दोस्तों, 4 फरवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़, गवर्नमेंट इश्यूज नोटिस टू ट्विटर ऑन फार्मर जेनोसाइड हैशटैग। 26 जनवरी को हमारे रिपब्लिक डे वाले दिन अच्छा खासा वायलेंस हुआ था। आपको पता ही है कि फार्मर रैली निकली, ट्रैक्टर परेड निकली और वो ट्रैक्टर परेड कुछ समय के बाद वायलेंट हो गई। अभी ऐसे समय में सरकार ने इंटरनेट बैन कर दिया, लेकिन इस समय पे जो सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन इस समय पे फ्लो कर रही होती है, ये इन्फॉर्मेशन बहुत सेंसिटिव होती है। अब यहाँ पे एक ऐसी ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ट्विटर पे उस समय पे ट्रेंड कर रही थी। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट ने ट्विटर को एक नोटिस इशू किया। ये नोटिस इशू कब किया? ये नोटिस इशू किया गया 31 जनवरी को। हुआ ये कि फार्मर जेनोसाइड को लेके एक इन्फॉर्मेशन ट्विटर पे ट्रेंड कर रही थी और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का ये बोलना है कि ये जो फार्मर जेनोसाइड को लेके जो इन्फॉर्मेशन ट्रेंड कर रही थी, बेसिकली दिस वाज अ मिस इन्फॉर्मेशन। ये ट्विटर पे इन्फॉर्मेशन ट्रेंड करवाई गई थी पैशंस को इन्फ्लेम करने के लिए, हेट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए, और सरकार ने बोला कि अगर इस इन्फॉर्मेशन को ट्विटर ने बंद नहीं किया तो पीनल एक्शन आ सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको आप मीटी बोलते हो, मीटी ने ट्विटर को नोटिस भेजा और ट्विटर से बोला कि आप एक इंटरमीडियरी हैं और एज एन इंटरमीडियरी आपको कही हुई सरकार की बातों को फॉलो करना पड़ेगा और अगर आपने फॉलो नहीं की तो आपके खिलाफ पीनल एक्शन होगा। अब हुआ ये था कि कुछ अकाउंट्स ब्लॉक्ड थे, कुछ ट्वीट्स ब्लॉक्ड थी सरकार के ऑर्डर के चलते। ट्विटर ने इन ट्वीट्स और इन अकाउंट्स को ऑटोमेटिकली अनब्लॉक कर दिया। जैसे ही ट्विटर ने इन अकाउंट्स को अनब्लॉक किया, 26 जनवरी के समय पे, रिपब्लिक डे के समय पे ही इन अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया, तो बाद में अनब्लॉक हो गए। मीटी ने एक ऑर्डर इशू किया 31 जनवरी को और यहाँ पे बोला ट्विटर को कि आप 257 यूआरएल्स को और एक हैशटैग को ब्लॉक करिए और आपको ब्लॉक करना पड़ेगा इसको अंडर सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। किस बेसिस पे सरकार ने ब्लॉक करने को बोला? कि भाई ये जो ट्वीट्स हैं, ये जो पर्टिकुलर अकाउंट्स हैं, ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं प्रोटेस्ट को लेके और कहीं ना कहीं ओवरऑल पब्लिक ऑर्डर की सिचुएशन को देश में खराब कर सकते हैं, वायलेंस फैला सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स को यहाँ पे कोर्ट किया है सरकार ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस ने बोला है कि अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है, अगर एक मेजर पब्लिक डिसऑर्डर है, तो कहीं ना कहीं अंडर सेक्शन 69 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको रोकने की। ठीक है भाई। और सेक्शन 69A क्लॉज 3 में स्पेसिफिक पीनल कॉन्सिक्वेंसेज भी दिए हैं कि अगर सरकार ने ट्विटर को कोई डायरेक्टिव इशू किया और ट्विटर ने उसका कॉम्प्लायंस नहीं किया, नॉन कॉम्प्लायंस किया, तो ट्विटर के ऊपर पीनल एक्शंस भी लिए जा सकते हैं। 31 जनवरी को सरकार ने ये ऑर्डर इशू किया, जबकि ट्विटर ने 3 पीएम तक इसके साथ कॉम्प्लाई नहीं किया। तो 31 जनवरी को ऑर्डर इशू हुआ, 3 पीएम तक कॉम्प्लाई नहीं किया गया और जब 1 फरवरी को 3 पीएम और 1 फरवरी बता रहा हूँ, तो 31 जनवरी को ऑर्डर इशू किया गया सरकार की तरफ से और 1 फरवरी दोपहर 3 बजे तक ट्विटर की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। और एक्शन लेने के बाद भी जब ट्विटर की तरफ से एक रिस्पॉन्स आया तो उस रिस्पॉन्स में ट्विटर ने क्या लिखा है कि भाई देखिए, ये जो कुछ भी इन ट्विटर के टैग्स में हो रहा था ये इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस नहीं थी, ये तो इमोशनल स्पीचेस है। फार्मर जो लोगों के सामने इमोशनल स्पीचेस देना चाहते हैं, स्टेटमेंट देना चाहते हैं, वो दे रहे हैं। तो इमोशनल स्पीचेस और कहीं ना कहीं एग्जैगरेशंस, ये भी बोला है ट्विटर ने। तो अगर कोई एग्जैगरेशन दिया जाता है, कोई इमोशनल स्पीच दी जाती है, उसको इन्फ्लेमेटरी स्पीच नहीं बोला जाएगा। सरकार ने बोला कि ये भाई आप क्या बात कर रहे हो। कहीं ना कहीं अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को भी देखो तो वो स्पीचेस जो कि गलत प्रकार से इमोशंस को इंसाइट कर रही हैं, वो इन्फ्लेमेटरी कंटेंट के अंदर आती हैं, ऐसा सरकार बोल रहा है। और कहीं ना कहीं सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का वायलेशन ऐसा सरकार बोल रही है। ट्विटर ने पूरे एक दिन तक सरकार की दी हुई रिकमेंडेशंस पे कोई एक्शन नहीं लिया। अब देखना ये कि सरकार क्या ट्विटर के ऊपर कोई पीनल कॉन्सिक्वेंस लगाती है, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। जनरल स्टडीज पेपर 3 में चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, यहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर चीज काम आएगी। नेक्स्ट है पीएम मोदी तो इनॉग्रेट 100 ईयर्स ऑफ चौरी चौरा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चौरी चौरा की सेंटेनरी सेलिब्रेशन शुरू हो रहे हैं, 100 साल बीतने के सेलिब्रेशन शुरू हो रहे हैं। मैं आपको ये बात बता दूं, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। अगर आप चौरी चौरा कांड के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं। लगभग 3 साल पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी, असहयोग आंदोलन 1920 और चौरी चौरा कांड।
ये हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने बनाई थी। तो आप चौरी चौरा इंसिडेंट मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ सर्च मारिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। अभी लेटेस्ट स्पेक्ट्रम पढ़ाते हुए मैंने चौरी चौरा इंसिडेंट को इस पर्टिकुलर वीडियो में भी समझाया है, तो आप दोनों में से कोई भी वीडियो देख सकते हैं चौरी चौरा कांड को समझने के लिए, बहुत डिटेल में समझा रखा है। ये चौरी चौरा कांड मॉडर्न उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ठीक है भाई, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान कुछ लोग एजिटेशन कर रहे थे, सरकार ने गोलियां चला ली, कुछ लोग की मौत हो गई। तो जिन पुलिस वालों ने गोलियां चलाई थी उनको उनके ही थाने में बंद करके थाने को आग लगा दी, 20 लोगों की जान चली गई। अभी यहाँ पे जो लोगों की जान गई थी उनको ऑनर करने के लिए चौरी चौरा के सेंटेनरी सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। आप में से कुछ लोग बोलोगे कि 4 फरवरी 1922 को ये इंसिडेंट हुआ, तो 100 साल तो 4 फरवरी 1922 को 2022 को होंगे, और ये तो 4 फरवरी 2021 है। तो बात ये है कि ये 100 ईयर सेलिब्रेशंस होंगे। मतलब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने क्या बोला है कि 100 ईयर सेलिब्रेशंस को मनाने के लिए सेलिब्रेशन पूरे साल चलेगा। तो 2021, अच्छा एक और बात आपको बता दूं मैं, 2022 में हमारे 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी ने ये अनाउंस किया है कि भाई कहीं ना कहीं ये पूरे साल चलेगा सेलिब्रेशन। तो 4 फरवरी 1921 से लेके 4 फरवरी 1922 तक, सॉरी 4 फरवरी 2021, सॉरी 4 फरवरी 2021 से लेके 4 फरवरी 2022 तक ये सेलिब्रेशन चलेंगे। और फाइनली 4 फरवरी 2022 को जब 100 साल हो जाएंगे तब तक यहाँ पे 2-3 चीजें बनाई जा चुकी होंगी, जैसे कि चौरी चौरा शहीद मेमोरियल बनाया जा चुका होगा, और इस चौरी चौरा शहीद मेमोरियल को हेरिटेज टूरिस्ट स्पॉट का दर्जा दिया जाएगा। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी एक पोस्टल स्टैम्प भी रिलीज करेंगे चौरी चौरा के सेंटेनरी को मार्क करने के लिए। तो ये सब चीजें यहाँ पे करी जा रही, कहीं ना कहीं चौरी चौरा शहीद मेमोरियल को हेरिटेज टूरिस्ट स्पॉट बनाना, चौरी चौरा के इस इंसिडेंट को याद करना, लोगों के अंदर देशभक्ति जलाना, इसके लिए पूरे साल चलेगा आपका ये सेलिब्रेशन। तो एक्चुअली में 100 साल होंगे 4 फरवरी 2022 को, लेकिन 4 फरवरी 2021 से सेलिब्रेशन शुरू किया जा रहा है, क्योंकि पूरे साल यहाँ पे सेलिब्रेशन चलने वाला है। ठीक है, ये बात मैं आपको बता दूं कि इस इंसिडेंट के चलते नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी जी खुश नहीं थे इस चौरी चौरा के कांड से। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात की जाए तो 4 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया। इन्होंने बोला सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है ना भाई, सेल्फ गवर्नेंस का यहाँ पे नारा दिया। उस समय पे पूर्ण स्वराज का नारा नहीं था, पूर्ण स्वराज का नारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में आएगा। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसेकर के अगेंस्ट शुरू हुआ था। रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट था अगेंस्ट द सस्पेंडिंग ऑफ राइट्स ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन सेडिशन स्ट्राइक्स। रोलेट एक्ट के अंदर सेडिशन को लेके किसी को भी उठा के अंग्रेजी सरकार जेल में बंद कर रही थी, उनको किसी भी प्रकार के राइट्स नहीं दे रही थी, लीगल राइट्स। तो सरकार ने ये महात्मा गांधी जी ने रोलेट एक्ट शुरू किया था, और उसके बाद फाइनली आएगा आपका नॉन कॉपरेशन एक्ट। जनरल स्टडीज पेपर 1 में फ्रीडम स्ट्रगल में चीज काम आएगी। अगर आपने मेरी स्पेक्ट्रम की पूरी सीरीज देखी है, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री वैसे तैयार हो जाएगी। स्पेक्ट्रम की सीरीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैं कर चुका हूँ, बाकी का पार्ट इंपॉर्टेंट है बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप बाकी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। स्पेक्ट्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट खत्म हो चुकी है, मैं फिर से बता रहा हूँ। फिर आगे बात करते हैं, प्रिलिमिनरी सर्वे शोज डिपॉजिट्स ऑफ लिथियम इन मंड्या डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो भाई यहाँ पे बात हो रही किसकी? एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट की, जिसको आप बोलते हो किसको? लिथियम को। यहाँ पे एक सर्वे कराया, किसने सर्वे कराया? AMD ने, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च। ये किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है? ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का पार्ट है, और इसने अपना जो भी एक्सप्लोरेशन और रिसर्च किया है ये पैगमेटाइट्स ऑफ मरला ने किया। मरला एक इलाका है। पैगमेटाइट्स क्या है? पैगमेटाइट्स एक प्रकार की इग्नियस रॉक्स होती हैं। तो मरला नाम के इस इलाके में, जो कि अलपतना एरिया मंड्या डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में पड़ता है, यहाँ पे ये अंदाजा लगाया गया है कि 1600 टन ऑफ लिथियम रिसोर्सेज है। लेकिन याद रखिए इन रिसोर्सेज को इन्फर्ड कैटेगरी में रखा गया है। अब आप सोचोगे कि बेसिकली इन्फर्ड कैटेगरी क्या होती है, तो देखिए इन्फर्ड मिनरल रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स होता है जिस कितना रिसोर्स है, कितनी उसकी टनेज है, किस क्वालिटी का है, किस ग्रेड का है, उसका मिनरल कंटेंट कितना है, ये अभी एस्टिमेट किया गया है। लेकिन ये एस्टिमेट किया गया है विद अ लो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। अब ये क्लैरिटी नहीं है कि ये इन्फर्ड मिनरल रिसोर्स एक्चुअली में कितना है। इसकी जियोलॉजिकल और ग्रेड क्वांटिटी को अभी कंफर्म नहीं किया गया है, किसकी? इन्फर्ड मिनरल रिसोर्स की। तो इन्फर्ड कैटेगरी में है ये लिथियम, 1600 टन पाया गया है मरला अलपतना एरिया मंड्या डिस्ट्रिक्ट से। ढूंढा किसने है इसको? एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट ने। किसके थ्रू? प्रिलिमिनरी सर्वेस ऑन सरफेस एंड लिमिटेड सब सरफेस। ठीक है भाई, लिथियम एक ऐसा एलिमेंट है
जो कि बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ में सिरामिक्स, ग्लास इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, एरोस्पेस इंडस्ट्री, इन जगहों पे प्रयोग होता है। जो मोस्ट वेल नोन यूजेस हैं लिथियम के, वो कौन से? लिथियम आयन बैटरीज, लुब्रिकेटिंग ग्रीस, हाई एनर्जी एडेटिव्स टू रॉकेट प्रोपेलेंट्स, ऑप्टिकल मॉड्यूलेटर्स फॉर मोबाइल फोन्स, कन्वर्टर टू ट्राइटियम यूज्ड एट रॉ मटेरियल फॉर थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस, इन सब जगहों पे लिथियम का प्रयोग करता है। लिथियम की बात की जाए तो देखिए, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के अंदर लिथियम एक प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंस के अंदर आता है। तो चूंकि एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंस के अंदर आता है, इसीलिए इसकी एक्सप्लोरेशन की अथॉरिटी किसके पास जाती है? एएमडी के पास, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च के पास, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर ऑपरेट करता है। कहीं ना कहीं आज के डेट में लिथियम आयन बैटरीज की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पिछले कुछ सालों में लिथियम की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी और हम लोग ज़्यादातर लिथियम बाहर से इंडिया में इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिथियम का मिलना हमारे लिए खुशी की बात है। कर्नाटका के मंड्या डिस्ट्रिक्ट से मिला है, वो कर्नाटका की मंड्या डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, जो शेडेड पोर्शन है उससे। ठीक है, अभी एक्चुअली में ये जो रिजर्वायर को एस्टिमेट किया गया है, इसका सिग्निफिकेंस कितना बड़ा है, इसकी क्वांटिटी कितनी बड़ी है, इसके ऊपर अभी और एक्सप्लोरेशन होगा, पूरे एरिया को खंगाला जाएगा। और एक बार ये प्रूव हो जाता है पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ भाई, यहाँ पे इतना लिथियम एग्जिस्ट करता है जिसकी टेक्निकल, सोशल और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है एक्सप्लोर करने की, तो फिर उसका एक्सप्लोरेशन यहाँ पे बहुत ही मैसिव मोड पे शुरू किया जाएगा। जनरल स्टडीज पेपर 1 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड में ये पर्टिकुलर चीज़ आपको काम आएगी। और आज की फाइनल न्यूज़, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम। ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम क्या है? ये स्कीम कुछ ऐसी है, दिस इज बेसिकली अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप टुवर्ड्स रियलाइजिंग द ट्रू पोटेंशियल ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, फ्यूल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। ये आत्मनिर्भर भारत के गोल को प्रमोट करती है। बेसिकली 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में होता क्या है कि एक डिस्ट्रिक्ट में कोई एक ऐसा प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया जाएगा जो कि बताया जाएगा कि वो उस डिस्ट्रिक्ट की खासियत है, और फिर उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में उस डिस्ट्रिक्ट को आप कह सकते हो और ट्रेन किया जाएगा, और फिर कहीं ना कहीं उस डिस्ट्रिक्ट से उस प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इनिशिएटिव में उस डिस्ट्रिक्ट में पैदा करने वाले उस प्रोडक्ट को पहले तो निखारा जाएगा, उसको डेवलप किया जाएगा, और फिर फाइनली उस डिस्ट्रिक्ट को एज एन एक्सपोर्ट हब ऑफ दैट प्रोडक्ट प्रमोट किया जाएगा। किसके द्वारा? डीजीएफटी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, और डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। तो यहाँ पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इनिशिएटिव को मिलाया जा रहा है किसके साथ? डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हेड इनिशिएटिव के साथ। और यहाँ पे रोल कौन प्ले कर रहा है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले आप डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई करो, उस डिस्ट्रिक्ट को देखो कि भाई वहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक तरीके से और कॉमर्शियल तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है, फिर उस प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को उस डिस्ट्रिक्ट से बढ़ावा दो। तो कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट में अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी और प्रकार का बॉटलनेक है, उसको दूर करना पड़ेगा। वहाँ के लोकल एक्सपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट देना पड़ेगा ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सकें, और कहीं ना कहीं इंडिया के बाहर उन प्रोडक्ट के बायर्स को भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए, तभी तो आप प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करोगे। तो प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स में बायर भी ढूंढने पड़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस इंडस्ट्री, इन सबको एक पुश देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात बोली गई यहाँ पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब के साथ मिला के एक डिस्ट्रिक्ट में जो कि एक प्रोडक्ट बहुत कॉमर्शियल तरीके से डेवलप होता है, उसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। इस 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोग्राम के अंदर 106 प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जो कि 27 स्टेट्स और 103 डिस्ट्रिक्ट्स में पाए गए हैं। इन सब के लिए DEPC अपॉइंट की गई है, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी बोलते हैं DEPC को। ये DEPC बनाई गई है हर स्टेट्स में, वेस्ट बंगाल में नहीं बनाई गई है। ठीक है, DEPC देश की 510 डिस्ट्रिक्ट्स में अपनी मीटिंग्स कंडक्ट कर चुकी हैं, और ड्राफ्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान्स को 451 डिस्ट्रिक्ट्स में बनाया भी जा चुका है। ये एक्शन प्लान ग्राउंड लेवल पे कितना कुछ कर पाएंगे, ये समय ही बताएगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंटल पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन में चीज़ आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।